नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 को। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 से अध्याय दोस्तों हम 13 देख रहे हैं, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और इस अध्याय 13 पे ये हमारा वीडियो सेकंड है, राइट। इसके पहले हमने एक वीडियो इस पे क्रिएट किया था, आई होप कि आपने उसे जरूर देखा होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों इस अध्याय को। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन दिए गए कॉलिंग नंबर्स पर कॉल कीजिए दोस्तों। और पेड कोर्सेज से रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, इनके नोटिफिकेशन के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स अपडेट्स के लिए आप हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, जिसका नाम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस पार्ट 2 को। बात करते हैं यहाँ पर पहले साल्ट सत्याग्रह के बारे में। साल्ट सत्याग्रह पर यहाँ एक केस स्टडी दी गई है, जिसे अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म होने के बाद, उसके कुछ सालों के बाद, महात्मा गांधी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी अब फोकस करते हैं अपने सोशल रिफॉर्म के कामों पर, राइट। सोशल रिफॉर्म के काम पर दोस्तों ये अपना ध्यान देते हैं। बट 1928 में गांधी जी फिर से डिसाइड करते हैं कि वो पॉलिटिक्स में फिर से एंटर करेंगे, एक तरीके से री एंटर करेंगे, जिसे यहाँ पर री एंटर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों पॉलिटिकल स्फीयर में उस समय पे क्या हो रहा था 1928 की अगर हम बात करें तो गाइस 1928 का जो साल चल रहा था, उस समय पर व्हाइट साइमन कमीशन यहाँ पर आया था, इसका चारों ओर से विरोध हो रहा था और साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। अब साइमन गो बैक के नारे क्यों लग रहे थे ये तो आपको अच्छे से पता होगा, बिकॉज इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इसलिए, राइट। और दोस्तों इन्हें इंग्लैंड से भेजा गया था कि क्या स्थितियां है यहाँ पर कॉलोनीज में, इसकी यहाँ की कंडीशंस को समझने के लिए। ओके, तो गांधी जी ने दोस्तों डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बट उन्होंने जो विद्रोह हो रहा था, जो विरोध हो रहा था एक तरीके से इस साइमन कमीशन का, इसे अपनी ब्लेसिंग्स दी थी, राइट। और एक तरीके से गांधी जी इस समय पर एक दूसरे आंदोलन में भी दोस्तों जुड़े हुए थे, जो पेजेंट्स का था। पेजेंट्स के लिए सत्याग्रह कर रहे थे बारडोली में। इसी साल की ये बात है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक तरीके से दिसंबर की एंडिंग आती है 1929 में, और कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है। ये सेशन हुआ था लाहौर में, राइट। कांग्रेस का ये सेशन जो कि 1929 में हुआ था, मंथ था दिसंबर। कहाँ हुआ था क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हुआ था लाहौर में। ये सेशन दोस्तों अपने आप में खास था दो वजहों की वजह से। ये 2 रीजंस के कारण सिग्निफिकेंट रहा था। पहला रीजन ये था कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। आप कहेंगे इसमें क्या खास था फिर, बिकॉज दोस्तों अब तक जो प्रेसिडेंट कांग्रेस ने देखे थे, उनमें से ये सबसे यंग थे। तो एक तरीके से ये मैसेज दिया गया था लोगों के बीच में कि अब यहां से यंगर जनरेशन कांग्रेस को आगे लेकर चलेंगी। दूसरा एक कारण यह था दोस्तों कि इस सेशन में पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस पर बात की गई थी। और इसी से आगे 26 जनवरी 1930 को, बिकॉज ये 1929 को हुआ था, दिसंबर मंथ में हुआ था। अगला साल जो था ये 1930 की शुरुआत होने वाली थी। और दोस्तों 1930 की शुरुआत में 26 जनवरी अर्थात 1930 के जनवरी मंथ के एंडिंग में 26 जनवरी जिसे हम कहेंगे, यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाने वाला था। नेशनल फ्लैग को होस्ट करने वाले थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स को एक तरीके से गाने वाले थे, राइट। ये सब प्लानिंग चल रही थी। गांधी जी ने भी दोस्तों अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे इससे रिगार्डिंग। वे चाहते थे कि एक तरीके से ये जो कुछ भी प्रोग्राम किया जाएगा ये अच्छे से हो। यहाँ पर आप गाँव में लोगों तक मैसेज पहुंचाइए, और मैसेज किस तरह से पहुंचाइए, तो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं दोस्तों, इसके माध्यम से मैसेज पहुंचाइए। जैसे कि ट्रेडिशनल वे क्या था, ड्रम्स को एक तरीके से बीट कर लोगों के बीच में संदेश पहुंचाया जाता था, राइट। आप नेशनल फ्लैग को होस्ट कीजिए, आप इसे सेलिब्रेट कीजिए, और इसके बाद जो आपके पास समय बचेगा, बिकॉज पूरे दिन का ये आयोजन था, तो दोस्तों कंस्ट्रक्टिव काम में इसे लगाइए, गांधी जी का ये कहना था। कंस्ट्रक्टिव काम के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप चरखा चला सकते हैं, अनटचेबल्स की सर्विस कर सकते हैं, इनके लिए काम कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम के यूनिटी के लिए बात कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, राइट। एक तरीके से दोस्तों जो कुछ चीजें जरूरी थी उस समय पर, जिस पे बात होनी चाहिए थी, काम होना चाहिए था, इस पर यहाँ पर काम करने की सलाह देते हैं गांधी जी, राइट।
जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया इंडिपेंडेंस डे के इस प्रोग्राम में, इन लोगों ने एक तरीके से प्लेज ली कि दोस्तों जो लोग हैं इनके पास इनके जन्म के साथ ही कुछ अधिकार होते हैं, राइट, जैसे कि दूसरे लोगों के पास भी अधिकार होते हैं। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, बट ब्रिटेन में रहने वाले नागरिकों के पास जो अधिकार थे वैसे अधिकार, उस तरह की फ्रीडम यहाँ के लोगों को नहीं थी। कॉलोनी तो यहाँ पर ब्रिटेन की ही थी ना, राइट। जैसे कि गांधी जी ब्रिटेन में पढ़े थे दोस्तों, राइट, उनकी शिक्षा ब्रिटेन की थी। जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं वहां से शिक्षा लेने के बाद, तो उन्हें शुरुआत में ऐसा ही लगा होगा कि यहाँ पर भी एक तरीके से ब्रिटिश रूल है, तो वैसी ही कंडीशन होंगी जैसी कंडीशन लंदन या ब्रिटेन में देखने को मिलती है। बट स्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत थी। साम्राज्यवादी सत्ता के रूप में ब्रिटेन के बाहर अलग तरह से लोगों के साथ डील कर रहा था, अलग तरह से सिचुएशन को फेस कर रहा था, राइट। इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्स पीपल्स दिस राइट, जो आवश्यक अधिकार है लोगों के, अगर कोई भी सत्ता, कोई भी ताकत, सरकार इसे दोस्तों रोकती है, उसे ऑपरेस करती है, तो ऐसे में लोगों के पास भी अधिकार है कि वो उस सत्ता को बदल सकते हैं, उसे अबॉलिश कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं दांडी के बारे में। इंडिपेंडेंस डे होने के बाद महात्मा गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो एक जरूरी विषय पर काम करने वाले हैं, या एक जरूरी लॉ, एक ऐसा लॉ जो लोगों के बीच में खासा पसंद नहीं है दोस्तों, उसे तोड़ने वाले हैं। ये लॉ था साल्ट के बारे में, राइट। साल्ट पर एक तरीके से मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर की। क्या वही इसे मैन्युफैक्चर करेंगे, वही इसे सेल करेंगे, इंडिविजुअल लोग इसे सेल नहीं कर सकते। एक तरीके से मोनोपोली थी साल्ट पर, राइट। अब आपको पता है कि साल्ट एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो हर किसी हिंदुस्तानी के जीवन का एक हिस्सा है। डेली जब हम मील लेते हैं, डेली जब हम खाना खाते हैं, अगर इसमें साल्ट नहीं होता है, नमक नहीं होता है, तो कुछ चीज की कमी महसूस होती है, मजा नहीं आता है, राइट। तो हर हिंदुस्तानी के लाइफ का पार्ट था साल्ट, और इस साल्ट पर, इसके कारोबार पर एक तरीके से मोनोपोली कर रखी थी ब्रिटिशर्स ने। तो गांधी जी दोस्तों इस मोनोपोली के अगेंस्ट सत्याग्रह करने का डिसीजन लेते हैं, राइट। स्टेट की जो मोनोपोली थी ये लोगों में अनपॉपुलर थी, लोग बिल्कुल इसे एक तरीके से पसंद नहीं करते थे, और इसके खिलाफ एक तरीके से लोगों के मन में रोष था, एक तरह की नाराजगी थी, राइट। तो गांधी जी ने दोस्तों अब एक ऐसे पॉइंट को उठाया था जो कि लोगों तक काफी दूर तक मैसेज छोड़ने वाला था, अर्थात लोगों के दिल को ये टच करने वाला था। बिकॉज देखिए साल्ट एक टॉपिक ही ऐसा है। अब गांधी जी साल्ट मार्च शुरू करने वाले थे दोस्तों, बट इसके पहले गांधी जी एक तरीके से लेटर लिखते हैं, लॉर्ड अरविंद से बात करते हैं, बट लॉर्ड अरविंद इस चीज को समझ नहीं पाया। उसे लगा कि इससे क्या होगा, राइट, उसने इतना ध्यान इस पर नहीं दिया। ऑन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी साबरमती से, राइट। साबरमती से वे निकले थे अपने इस जर्नी में, ओके। इस डेस्टिनेशन को पूरा करने के लिए 3 हफ्तों का समय लगा दोस्तों। इस 3 हफ्ते के समय में गांधी जी जिन मार्गों से गुजरे, यहाँ पर जिन जिन गांवों से गए, लोगों से मिले, लोग इनसे जुड़ते गए, और एक तरीके से यह आंदोलन डे बाय डे बड़ा बनता गया। देखिए इस आंदोलन पर जब टाइम्स ने रिपोर्टिंग की थी उस समय पे, तो शुरुआत में टाइम्स ने एक तरीके से गांधी जी को इतनी वैल्यू नहीं दी थी। उन्हें लगता था कि ये बुजुर्ग आदमी, ये इस एज का आदमी, इस तरीके की कटकाठी का आदमी क्या कर लेगा, राइट, इससे क्या हो पाएगा। टाइम्स ने तो यहाँ तक भी कहा था कि ये एक दिन चलने के बाद दूसरे दिन उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। बट दोस्तों टाइम्स के इस विचारों को बदलने में समय नहीं लगा। टाइम्स ने देखा कि किस तरीके से स्थितियां बदल रही है, गांव दर गांव जहां से गांधी जी गुजर रहे हैं, लोग उन्हें किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और ब्रिटिश रूल था उस समय का, उसे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, राइट। अब गांधी मार्च की प्रोग्रेस को समझने के लिए हमारे पास दूसरे कुछ एविडेंसेस भी है, कुछ सीक्रेट पुलिस ऑफिशियल्स भी एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने छोड़ रखे थे इन्हें मॉनिटर करने के लिए, इन पे एक तरीके से फोकस बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, इन्होंने जिस तरीके से अपनी रिपोर्टिंग दी है उसके आधार पे ब्रिटिशर्स को ये समझ गया था कि स्थितियां अब यहाँ से इनके फेवर की नहीं रहने वाली है, राइट। एक विलेज है जिसका नाम है वासना, जहां पर गांधी जी रुके थे। यहाँ पर रुकने के बाद गांधी जी ने दोस्तों बात की लोगों के साथ। उन्होंने कहा अगर आपको स्वराज चाहिए तो आपको इन अनटचेबल्स को सर्व भी करना पड़ेगा, राइट। आपको ऐसा स्वराज नहीं मिलेगा, राइट, जिस स्वराज में आपको स्वराज सिर्फ अपने लिए ही चाहिए। स्वराज सबके लिए होगा, हर नागरिक के लिए होगा। You wouldn't get स्वराज merely by the repeal of the salt taxes or other taxes। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को हटाने से आपको स्वराज नहीं मिलेगा।
फॉर स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड्स फॉर रॉन्ग विच यू डिड टू दी अनटचेबल्स। देखिए, जो गलतियां या जो जिस तरीके से गलत काम या गलत ट्रीटमेंट अनटचेबल्स को दी जा रही है दोस्तों, इस ट्रीटमेंट को आपको अमेंड करना होगा, बदलना होगा। अगर आपको स्वराज चाहिए तो स्वराज हिंदू, मुस्लिम, पारसीज और सिख के लिए होगा, ये इन्हें यूनाइट करेगा, राइट। इस तरीके की बातें गांधी जी के द्वारा विलेज वासना में कही गई थी। पुलिस स्पाइस की जो पुलिस ऑफिशियल्स की दोस्तों जो रिपोर्टिंग थी इससे रिगार्डिंग, वो कहते हैं कि मीटिंग दर मीटिंग जो लोगों का तांता था या लोगों की संख्या थी ये बढ़ने लगी। गांव के लोग गांधी जी को मिलने आते थे, हर कास्ट के लोग आते थे, महिलाएं आती थी, राइट। और एज अ वॉलंटियर के रूप में लोग इनके साथ जुड़ रहे थे, काम कर रहे थे। अमंग देम वेयर मेनी ऑफिशियल्स। और दोस्तों इनमें काफी सारे अफसर भी थे जो कि यहाँ के थे पर ब्रिटिश रूल के लिए काम किया करते थे। उन लोगों ने रिजाइन किए, अपनी जॉब्स छोड़े और इस मूवमेंट का हिस्सा बने। गवर्नमेंट को जो राइटिंग दोस्तों उस समय पे की गई थी या लिखा गया था, द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिमार्क, जो उस समय के डीएसपी थे, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन्होंने कहा था कि मिस्टर गांधी अपीयर्ड काम एंड कलेक्टेड। गांधी जी एक तरीके से काम और कलेक्टेड नजर आ रहे हैं। उनकी जो गैदरिंग है दोस्तों, ये गैदरिंग के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं डायलॉग्स के बारे में, राइट। देखिए, साल्ट जो मार्च था या साल्ट जो सत्याग्रह था, ये अपने आप में खास रहा 3 रीजंस की वजह से। पहला रीजन क्या है दोस्तों? पहला रीजन ये है कि ये जो साल्ट सत्याग्रह था, इस साल्ट सत्याग्रह ने एक तरीके से जो कवरेज मीडिया के द्वारा की गई, इसमें यूरोपियन मीडिया थी, इसमें अमेरिकन प्रेस थी, जैसे कि टाइम्स की हमने बात की, ये इन सब माध्यमों की वजह से महात्मा गांधी वर्ल्ड पिक्चर में आ गए, राइट। दूसरा कारण ये था दोस्तों कि ये पहली ऐसी नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिस नेशनलिस्ट एक्टिविटी में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था लार्ज नंबर में। एक महिला एक्टिविस्ट थी जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने गांधी जी को एक तरीके से दोस्तों मनाया था कि वो महिलाओं को इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने से ना रोके। कमला देवी वॉज हरसेल्फ वन ऑफ अ न्यूमरस वुमन हु कोर्टेड अरेस्टेड बाय ब्रेकिंग द साल्ट और लिकर लॉ। ये उन महिलाओं में से एक महिला थी दोस्तों जिन्होंने साल्ट लॉ को ब्रेक किया था और ये अरेस्ट हुई थी। तीसरा, राइट, और एक सिग्निफिकेंट रीजन ये था कि जो दांडी मार्च थी दोस्तों, इस दांडी मार्च ने, दांडी सत्याग्रह ने ब्रिटिशर्स को ये बात रियलाइज कराई कि उनका जो राज है ये फॉरएवर नहीं रहने वाला है। अगर उन्हें यहाँ टिके रहना है तो उन्हें कुछ पावर शेयर करनी होगी या पावर शेयर करनी होगी यहाँ के लोगों के साथ, राइट। और इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की शुरुआत होती है लंदन में और पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1930 में, राइट। दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स थे इनकी उपस्थिति नहीं थी। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा किया गया। इसके बाद दोस्तों उनकी कुछ मीटिंग्स होती है वाइसरॉय इरविन के साथ और इस मीटिंग में से जो कुछ चीजें निकल कर आई, इसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और क्या निकल के आया था कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जिन लोगों को पकड़ लिया गया है इन्हें रिलीज किया जाए, साल्ट मैन्युफैक्चरिंग अलाउ की जाए, उन लोगों को जो कोस्ट पे रहते हैं या कोस्टल जो एरिया था वहां पर साल्ट मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, राइट। अब ये जो पैक्ट हुआ था जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, इस पैक्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया रेडिकल नेशनलिस्ट के द्वारा, राइट। बिकॉज दोस्तों उनका कहना था कि गांधी जी एक तरीके से असमर्थ रहे, अनेबल रहे वॉइस रॉयस के साथ इस विषय में बात करने में या इस टॉपिक पे कमिटमेंट वॉइसरॉय के द्वारा दिए जाने पर कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कब दिया जाएगा इंडिया को, राइट। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के बारे में तो जिस तरीके की चीजें एक्सेप्टेड थी वैसी नहीं हो पाई, इसीलिए रेडिकल नेशनलिस्ट गांधी जी को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे गांधी इरविन पैक्ट पर, राइट। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में हुई थी दोस्तों। गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, बट यहाँ पर भारतीयों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गांधी जी गए थे, भारतीय लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गए थे, बट दोस्तों 3 पार्टीज के द्वारा इन्हें इस पे चैलेंज किया जाता है। मुस्लिम लीग वहां पर गई थी। मुस्लिम लीग ने कहा था कि वे मुस्लिम माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट एक तरीके से इंटरेस्ट लेकर आई है और कांग्रेस को मुस्लिम माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, या कांग्रेस एक तरीके से मुस्लिम्स की पार्टी नहीं है या मुस्लिम
के हितों का ध्यान रखने वाली संस्था नहीं है, राइट। तो ये भी एक चैलेंज था कांग्रेस के सामने। दूसरा चैलेंज था दोस्तों प्रिंसली स्टेट, राजे रजवाड़े, भाई ये भी तो अपनी सत्ता नहीं देना चाहते थे। तो दोस्तों राजे रजवाड़ों का भी ये कहना था, इन्होंने भी अपने नुमाइंदे भेजे थे कि भाई जो कांग्रेस है ये एक तरीके से स्टेक होल्डर नहीं है इनके टेरिटरीज में। और तीसरे थे दोस्तों ब्रिलियंट लॉयर और थिंकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने एक तरीके से वहां पर अपना आर्ग्यूमेंट रखा कि कांग्रेस और गांधी जी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं लोअर कास्ट को, राइट, लोवेस्ट कास्ट को, जो कि भारत में रहने वाले निचले तबके के जो लोग हैं इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती है कांग्रेस और गांधी जी। तो ये तीन पार्टीज एक तरीके से यहाँ पर चैलेंज के रूप में सामने आई गांधी जी के और कांग्रेस के। तो दोस्तों सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी, इससे कुछ निकल कर नहीं आया। गांधी जी रिटर्न आए, इन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस को शुरू किया। अब नए वाइस रॉय आ चुके थे लॉर्ड विलिंगटन को गांधी जी से किसी भी तरह की एक तरीके से सहानुभूति नहीं थी, या इंडियन लीडर्स के प्रति इनके विचार वैसे नहीं थे, एक सहानुभूति जो होती है इनके मन में नहीं थी। एक प्राइवेट लेटर जो इन्होंने अपनी सिस्टर को लिखा था, किसने लिखा था? लॉर्ड विलिंगडन ने लिखा था दोस्तों। उसमें लिखते हैं कि ये दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है, ब्यूटीफुल है, बट अगर इसमें गांधी ना होता तो, राइट। ये कहते हैं दोस्तों कि ये जो आदमी है गांधी, ये हर बात में ये कहता है कि एक ये ईश्वर की बात लेकर आया है या ईश्वर इसे इंस्पायर कर रहा है, राइट। बट ये लॉर्ड विलिंगटन को वैसा व्यक्ति नहीं लगा जैसा दूसरे लोगों को लगता है। अमेरिकन प्रेस इसे वंडरफुल मैन बताती है, इसका एक तरीके से प्रशंसा करती है, बट फैक्ट ये है दोस्तों कि उनके बहन को लिख रहे थे लॉर्ड विलिंगटन लिखते हैं कि फैक्ट तो ये है कि कुछ अनप्रैक्टिकल, मिस्टिकल और सुपरस्टिशियस जो लोग हैं, ये लोग गांधी को एक तरीके से होली या एक महात्मा या एक महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं, बट उनमें वैसी कोई बात नहीं है। लॉर्ड विलिंगटन के ऐसे विचार थे गांधी जी के बारे में, राइट। अब देखिए जो ट्रांसलेशन मैंने किया इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, गलतियां हो सकती है, बट आप इसे फिर से यहां पर देख के पढ़ सकते हो, राइट। इन अ प्राइवेट लेटर टू हिज सिस्टर विलिंगटन रोट, इट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड इफ इट वॉज नॉट फॉर गांधी at the bottom of every move he makes, which he always says he's inspired by God, one discover the political maneuver. I see the American press is saying what a wonderful man he is, but the fact is that we live in a midst of very unpractical, mystical and superstitious folk who look upon Gandhi as something holy, right? अब दोस्तों साल आ चुका था 1935, नई न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और इस एक्ट ने कुछ रिप्रेजेंट एक तरीके से जो बदलाव लेकर आए थे, तो कुछ रिप्रेजेंटेशन का चांस दिया यहाँ के लोगों को, राइट। गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन का चांस दिया। 2 साल के बाद एक तरह से देखा जाए तो इलेक्शन होते हैं। जो फ्रेंचाइज था ये रेस्ट्रिक्टेड था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, सबको मताधिकार इसमें नहीं दिया गया था। कांग्रेस ने दोस्तों इसमें बड़ी जीत दर्ज की, 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस को जीत मिलती है, इसके प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, राइट। और ब्रिटिश गवर्नर के सुपरविजन के अंडर ये काम करना शुरू करते हैं। सितंबर 1930 में 2 साल के बाद कांग्रेस के मिनिस्टर्स दोस्तों एक तरीके से जो मिनिस्टर्स थे ये ऑफिस को ज्वाइन कर चुके थे। इनके ऑफिस ज्वाइन करने के 2 साल के बाद, तकरीबन 2 साल के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक तरीके से क्रिटिक्स थे या स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे हिटलर और नाजी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी इन्हें, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट दिए जाने की बात की जाती है ब्रिटिश को, बट इन रिटर्न में कांग्रेस ये चाहती है कि उन्हें भी इंडिपेंडेंस, उन्हें भी इस बात की प्रॉमिस की जाए कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इन्हें मिल जाएगा, इंडिया को मिल जाएगा, बट इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसे में कांग्रेस के मिनिस्टर्स इसके अगेंस्ट अक्टूबर 1939 में रिजाइंस कर देते हैं, और थ्रू 1940-41 में कांग्रेस ऑर्गेनाइज करती है एक सीरीज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। एक तरीके का प्रेशर बनाना चाहती है गवर्नमेंट को कहना चाहती है उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें फ्रीडम चाहिए। इन मार्च 1940, अब मंथ आ चुका था दोस्तों मार्च का, और ईयर चल रहा था 1940 का। मुस्लिम लीग के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया। मुस्लिम लीग एक तरीके से सेपरेट नेशन चाहती थी मुस्लिम्स के लिए, और इसका नाम रखना चाहती थी पाकिस्तान,
राइट। अब ऐसे में जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब यहाँ पर दो प्लेयर नहीं बचे थे, जो पहले दो ही प्लेयर हुआ करते थे, कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश। अब यहाँ पर दोस्तों थ्री वे स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है। एक और कांग्रेस है, दूसरी और मुस्लिम लीग है और तीसरी और ब्रिटिश है, राइट। एट दिस टाइम जो ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी दोस्तों, राइट, ये जो ऑल पार्टी गवर्नमेंट थी, इसके जो एस्पिरेशंस थे ये कहां पर थी, ऑल पार्टी गवर्नमेंट कहां पर थी, ब्रिटेन में थी, राइट। तो जो कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, जो कि एक तरीके से डाई हार्ड इंपेरियलिस्ट थे, ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। ये कहना चाहते थे कि भाई ब्रिटिश के जो राजा है इनके दूत के रूप में या इनके लिए इनके मिनिस्टर के रूप में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और ये ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बट देखिए स्थितियां बदलती है। 1942 में विंस्टन चर्चिल क्या करते हैं, 1942 में विंस्टन चर्चिल अपने मिनिस्टर को भेजते हैं इंडिया, जिनका नाम था स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन लेकर भारत आते हैं दोस्तों। बट क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है एक तरह से देखा जाए तो, राइट। जो बातें हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी कांग्रेस के साथ, इस पर एक तरीके का कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आता है दोस्तों। और जो एक्सेस पावर थी, राइट, talk broke down. However, after the Congress insisted that if it was to help the British defend India from the Axis power, then the Viceroy had first to appoint Indians as the डिफेंस मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा डिमांड रखी गई कि इंडिया एक तरीके से हेल्प करेगा ब्रिटेन को अगेंस्ट एक्सिस पावर। और दोस्तों देखा जाए तो बदले में कांग्रेस को चाहिए कि एक डिफेंस मिनिस्टर जो होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इसे भी एक भारतीय को नियुक्त किया जाए वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, राइट। बट इस पर सहमति नहीं बन पाई। नेक्स्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट, अगस्त क्रांति। अब देखिए क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, ऐसे में महात्मा गांधी जी डिसाइड करते हैं दूसरा एक मूवमेंट लॉन्च करना। और दोस्तों ये थर्ड मेजर मूवमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और इसका ऐसे नाम दिया गया था क्विट इंडिया, करेंगे या मरेंगे, राइट। ये कैंपेन शुरू होता है अगस्त 1942 में। बट ये कैंपेन अपने आप में खास था दोस्तों, बिकॉज इसकी शुरुआत के पहले ही गांधी जी को एक तरीके से जेल में भेज दिया जाता है। दूसरे जो कांग्रेस के लीडर थे, इन्हें भी एक तरीके से पकड़ लिया जाता है। अब देखा जाए तो ये जो रिवॉल्ट, नॉट रिवॉल्ट, ये जो मूवमेंट चला दोस्तों, ये मूवमेंट काफी अलग तरीके से चला है, बिकॉज गांधी जी इसमें जेल में थे। बट अब ये मास मूवमेंट बनकर निकल कर आया। इसमें जो मासेस थी ये पार्टिसिपेट कर रही थी इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सच एज सातारा इन द वेस्ट ऑफ द मिदनापुर इन द ईस्ट। Independent government were proclaimed. The British responded with much force, yet it took more than a year to suppress the rebellion. अब देखा जाए दोस्तों तो जहां रिबेलियन हो रहे थे वहां पे ब्रिटिशर्स को आसानी से इन्हें आसानी से सप्रेस नहीं कर पाई। क्विट इंडिया वाज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट। एक जेन्युइनली हम इसे मास मूवमेंट कह सकते हैं, बिकॉज दोस्तों इस मूवमेंट ने ब्रिंगिंग इनटू एम्बिट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, ऑर्डिनरी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए इसे मास मूवमेंट कहा जा रहा है। इट स्पेशली एनर्जाइज्ड द यंग हु, एक तरीके से दोस्तों यंग जो लोग थे उस समय के, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इन अ वेरी लार्ज नंबर, इनकी संख्या काफी थी। इन लोगों ने कॉलेज छोड़ दिए और ये लोग जेल चले गए थे। अब ऐसे में कांग्रेस लीडर जब जेल में थे, स्थितियां काफी कॉम्प्लेक्स बनी हुई थी। मुस्लिम लीग क्या करती है दोस्तों, मुस्लिम लीग और मिस्टर जिन्ना और जिन्ना के जो कुछ कलीग थे, ये जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पंजाब और सिंध, इन प्रोविंसेस में काम करते हैं। इन जून 1944 जब वॉर रुक जाती है, गांधी जी को छोड़ दिया जाता है प्रिजन से, जेल से। लेटर द ईयर, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, गांधी जी की और जिन्ना की मीटिंग्स होती है, राइट। एक तरीके से गांधी जी जो गैप बन गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में या लीग के बीच में, उसे कम करना चाहते थे, उसे मिटाना चाहते थे। 1945 अ लेबर गवर्नमेंट कम टू पावर इन ब्रिटेन। भाई अब लेबर गवर्नमेंट एक तरीके से पावर में आ जाती है ब्रिटेन में, और ये जो गवर्नमेंट थी दोस्तों ये इंडिपेंडेंस देने के फेवर में थी इंडिया के, राइट। ये चाहती थी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया जाए। मीनवाइल बैक इन इंडिया द वाइसरॉय लॉर्ड वावेल brought the Congress and the League together for a series of talk। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो वाइस रॉय लॉर्ड वावेल थे, ये दोस्तों कांग्रेस को और लीग को एक तरीके से एकत्रित लेकर आ रहे थे, या इनके बीच में चर्चाएं हो रही थी, डिस्कशंस चल रहे थे। अब ऐसे में 1946 में फ्रेश इलेक्शंस होते हैं दोस्तों, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन होते हैं।
ऐसे इलेक्शन का क्या रिजल्ट था फिर? देखिए कांग्रेस को एक तरीके से जीत मिलती है जहां पर जनरल कैटेगरीज थी, जनरल कैटेगरीज के जो एरिया थे यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिलता है, जीत मिलती है। बट दोस्तों पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो चुका था, राइट। वो इलाके जहां पर मुस्लिम लीग काम कर रही थी वहां पर मुस्लिम लीग को भी बढ़त मिलती है, उसके लोग भी जीत कर आते हैं। द पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाज कंप्लीट। अ कैबिनेट मिशन sent in the summer of 1946 failed to get Congress and League to agree on a federal system that would keep India together while allowing the provinces a degree of autonomy। अब देखिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। इस कैबिनेट मिशन का मकसद क्या था कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग ऐसे फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले जिस फेडरल सिस्टम में यहाँ के जो प्रोविंसेस थे, राज्य रजवाड़े थे, इन्हें भी एक तरह की ऑटोनॉमी दी जाए, राइट। बट ये चर्चाएं भी दोस्तों फेल हो चुकी थी। अब ये चर्चाएं होने के बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे को एक तरीके से कॉल किया और इसका रिजल्ट ये आया कि जगह जगह पे राइट्स होने लगे, राइट। और दोस्तों दंगे उस समय कलकत्ता के एरिया में हो रहे थे, वायलेंस हो रही थी, वायलेंस ग्रामीण भागों तक भी पहुंच गई थी। बिहार में भी कुछ घटनाएं ऐसी घटी जहां पर दंगे हुए या जिसे वायलेंस हम कहेंगे, हिंसा जहां पर हुई, राइट। यूनाइटेड प्रोविंसेस में, आज के यूपी जिसे हम कहते हैं, पंजाब में कई कुछ जगहों पर दोस्तों मुस्लिम सफर्स कर रहे थे इस दंगों की वजह से, तो कुछ जगहों पर हिंदू सफर कर रहे थे। तो एक तरीके से जो कौमी एकता थी, हिंदू मुस्लिम जो एक तरीके से यूनिटी थी, ये एक तरह से ये सफर कर रही थी, हम ऐसा कह सकते हैं। फरवरी 1947 में वॉवेल को रिप्लेस करता है लॉर्ड माउंटबेटन। अब वाइसरॉय बनता है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने फिर से एक तरीके से बात की, चर्चाएं की, बट इन चर्चाओं का कोई भी रिजल्ट अच्छा निकल कर नहीं आया। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो दोस्तों यहाँ से जब छोड़कर जाएंगे, सत्ता हैंड ओवर करेंगे, तो वो एक को नहीं करेंगे, एक तरीके से इंडिया को डिवाइड कर देंगे, राइट। जो और डेट भी फिक्स कर दी गई, ये डेट थी 15 अगस्त। जब दोस्तों 15 अगस्त आया तो इसे सेलिब्रेट किया गया एक तरीके से, भारत के या ऑल ओवर द इंडिया इसे सेलिब्रेट ही किया गया होगा। बट इसके पहले पार्टीशन भी हुआ था दोस्तों, तो पार्टीशन का दर्द और आज़ादी की खुशी एक साथ आई थी। कैसा वो माहौल रहा होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन दिल्ली देयर वाज अ प्रोलॉन्ग अप्लॉज व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगन द मीटिंग बाय इनवॉकिंग द फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। आउटसाइड द असेंबली क्राउड शाउटेड महात्मा गांधी की जय। दोस्तों इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाहर लोग एक तरीके से नारे लगा रहे थे कि महात्मा गांधी की जय। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत को आज़ादी मिलने का एक तरह से जो ओवरऑल स्टोरी थी दोस्तों, जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व थे या इसके मेजर प्लेयर थे, गेम चेंजर थे, राइट। तो एक तरह का ओवरव्यू हमने इसका लिया, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कुछ हिस्सा इस अध्याय का बाकी है, कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में से कवर कर दूं आपके लिए। ओके, इस अध्याय को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। थैंक्स।